Hi students, now we will be starting with a new topic that is the bank reconciliation statement. अच्छा, न्यूमेरिकल साइड और कैलकुलेशन साइड पे मूव करने से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। इससे पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम बेस कर रहे होते हैं। कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है हम बना रहे हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट हमें बैंक प्रोवाइड कर रहा हो। किस वजह से आखिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ी है, एक इसकी अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, टिपिकली होता ये है आजकल के दौर में कि मोस्टली बिजनेसेस की जो ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं दे आर कंडक्टेड थ्रू द बिजनेसेस बैंक अकाउंट। कैश के ऊपर ट्रांजेक्शन्स आजकल के दौर में बहुत ही मिनिमम होती हैं। अच्छा, जब बैंक के ऊपर इतनी हैवी आपकी रिलायंस है, आपकी रिसीट्स और जितनी पेमेंट्स हैं वो सारी बैंक के थ्रू ही मैनेज हो रही हैं, तो बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो आपको एक स्टेटमेंट देता है। वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है, उसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, ये बैंक स्टेटमेंट क्या करती है? ये बैंक स्टेटमेंट एक समरी होती है। किस चीज की समरी? जो कि बताती है कि हमने एक पीरियड के अंदर, एक डिफाइंड पीरियड के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस इनकर की, और उनकी हमें डिटेल्स देती है। मिसाल के तौर पे हमने किसी को अगर पेमेंट की, तो जिसको पेमेंट की उसका अकाउंट नंबर आ रहा होता होगा, जिस डेट पे पेमेंट की वो डेट आ रही होती होगी, जो अमाउंट पे किया वो अमाउंट आ रहा होगा। उसके बाद अमाउंट पे करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस बच रहा था उसका बैलेंस बता रहा होगा। ये तमाम चीजें मेरे बैंक स्टेटमेंट का पार्ट होती हैं। अभी हम इसकी एक बेसिक सा हम इसका एक फॉर्मेट भी देख लेंगे कि बैंक स्टेटमेंट आखिर देखने में होता कैसा है। अच्छा, ये तो बैंक का अपना डॉक्यूमेंट है। बीइंग अ बिजनेस कुछ रिकॉर्ड्स हम खुद भी मेंटेन कर रहे होते हैं एज पार्ट ऑफ अवर अकाउंटिंग, एज पार्ट ऑफ अवर बुक कीपिंग। तो हम अपने पास कौन सा डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं? हम अपने पास मेंटेन करते हैं अ थिंग दैट इज कॉल्ड कैश बुक। अच्छा, कैश बुक के हमारे यूजुअली दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट ऐसा होता है जहां पे हम अपनी कैश से परटेन करने वाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन वी हैव अ सेपरेट कॉलम, अ सेपरेट पार्ट ऑफ द कैश बुक, जहां पे वी रिकॉर्ड ऑल ऑफ अवर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। अच्छा, तो यानी कि बैंक से रिलेटेड हमारे दो अलग अलग हिसाब किताब चल रहे हैं। एक हिसाब किताब मैं करता हूँ बीइंग द ओनर ऑफ द बिजनेस, और एक हिसाब किताब मेरा बैंकर करता है। जो हिसाब बैंक प्रोवाइड कर रहा है उसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट, ये मेरा बैंकर करता है। और जो हिसाब मैं कर रहा हूँ, द बिजनेस, वो मेरे कैश बुक के अंदर मेंटेन हो रहा होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, बैंक स्टेटमेंट को भी एक नज़र देख लेते हैं कि आखिर बैंक स्टेटमेंट कैसी होती है। तो ये हमारे पास एक बैंक स्टेटमेंट का एक सैंपल मौजूद है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रांजैक्शन की डेट आ रही है, हमारे पास उसकी कोई डिस्क्रिप्शन आ रही है कि हमने कुछ फंड्स ट्रांसफ़र किए हैं अब्दुल रहमान को। अच्छा, फिर डेबिट और क्रेडिट का एक कॉलम आ रहा है और एक अवेलेबल बैलेंस विच शोज अस द रिमेनिंग बैलेंस। अच्छा, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का रूल हमने जो पढ़ा है उससे ऑपोजिट हो जाता है। हमने क्या डेबिट और क्रेडिट का रूल पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि बैंक जो कि एक एसेट है, उसमें जब जब रिसीट होगी, यानी कि व्हेन एवर द बैलेंस विल इंक्रीज, वी विल रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड। अच्छा, ठीक है जी। और व्हेन एवर द बैलेंस विल डिक्रीज, वी विल रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड, हम उसको क्रेडिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड किया करेंगे। यही हमने पढ़ा है। बैंक स्टेटमेंट इससे ऑपोजिट चलती है। क्यों चलती है? बिकॉज बैंक स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द बैंकर। वो बैंक के परस्पेक्टिव से बनाई जाती है। क्या मतलब हुआ इसका? भी, मैं बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट कर रहा हूं, दैट इज वन थिंग। बट वो बैंक के लिए क्या हुआ? वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी हो गई। नाउ द बैंक इज लाइबल टू पे मी दैट मनी व्हेन आई डिमांड दैट फ्रॉम द बैंक। तो जब जब बैंक स्टेटमेंट के अंदर मैं डेबिट होता हुआ देखूंगा, इट मीन्स दैट इट इज अ रिडक्शन फ्रॉम माय साइड। मेरे बैलेंस के अंदर कमी आ रही है, रिडक्शन हो रही है, इस वजह से बैंक स्टेटमेंट डेबिट हो रही है। एंड वेन एवर देर इज एन इंक्रीज इन माई बैंक बैलेंस, मैं कुछ पैसे रिसीव कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट आ रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर मेरी बैंक स्टेटमेंट मुझे क्रेडिट होती हुई नजर आएगी। यही रीजन है जब आप
बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है दैट XYZ अमाउंट हैज बिन क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट। वो क्रेडिटेड का मतलब ये है नाउ द बैंक ओज दैट अमाउंट टू यू। इस वजह से बैंक अपने पर्सपेक्टिव से बताता है कि ये अमाउंट क्रेडिट हो गया है आपके पास। और डेबिट होने का मतलब ये है बैंक के पर्सपेक्टिव से कि अब वो बैंक के ऊपर से लायबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि मैंने पेमेंट कर दी है किसी को तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। नाउ जहां पहले इस 30,000 की पेमेंट से पहले बैंक मुझे लायबल होगा 42,445.96 की पेमेंट के लिए, लेकिन जब 30,000 की पेमेंट डेबिट हो गई तो अब मेरे बैलेंस में कमी आ गई। नाउ बैंक इज लायबल टू पे मी लेसर अमाउंट। तो डेबिट इन द बैंक स्टेटमेंट मीन्स सिंपली अ पेमेंट और अ रिडक्शन इन द बैंक बैलेंस। मेरे बैंक बैलेंस की रिडक्शन को इंडिकेट करता है। वाइल अ क्रेडिट इन द बैंक स्टेटमेंट मीन्स एन इंक्रीज इन माय बैंक बैलेंस। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी, क्योंकि आगे जाके जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आएंगे, पास्ट पेपर्स पे आएंगे, तो ये डेबिट और क्रेडिट पॉसिबल है कि हमें कहीं पे कंफ्यूज करे। तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट का नाम है जहां पे हम कंपेयर करते हैं कि जो बैंक स्टेटमेंट है एक डेट के ऊपर और जो मेरी कैश बुक का बैंक वाला कॉलम है, दे शुड बी लॉजिकली इक्वल टू ईच अदर। लेट्स से मैं 30 जून की डेट के ऊपर 2025 के ऊपर मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालता हूं और उसी डेट की मैं कैश बुक एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं अपने रिकॉर्ड से। अच्छा, नाउ कैश बुक का जो बैंक वाला कॉलम है और जो बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है, दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर लॉजिकली, क्योंकि कैश बुक में के भी बैंक कॉलम में मैं सारी वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा हूं जो कि मेरे बैंक से पे हो रही हैं या बैंक में रिसीव हो रही हैं, यानी कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। और बैंक स्टेटमेंट में भी एग्जैक्टली वही चीजें आ रही हैं। लेकिन होता यह है समटाइम्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ बैलेंसेस। दोनों बैलेंसेस के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा होता है। पॉसिबल है बैंक का बैलेंस ज्यादा हो और कैश बुक का बैलेंस कम हो, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो और मेरे बैंक का बैलेंस कम हो। अच्छा, तो अब इसको आप इन्वेस्टिगेट करते हो ऐसा क्यों है। यूजुअली यूजुअली क्या, इन ऑल ऑफ द केसेस हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं। एक सिचुएशन ये है कि मेरी बैंक स्टेटमेंट के अंदर कोई लैकिंग है, बैंक स्टेटमेंट के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी है। तो इन केस देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी और अ लैकिंग इन माय बैंक स्टेटमेंट, अगर मेरी बैंक स्टेटमेंट में देयर इज अ लैकिंग, आई विल प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लूंगा। ठीक है भाई, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि मेरी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो, मेरी कैश बुक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। अगेन ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई एंट्री हमसे मिस हो सकती है। अभी हम ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि मेरी कैश बुक के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाए। तो इफ देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी और इफ देयर इज अ लैकिंग इन माय कैश बुक, तो तो फिर क्या करूंगा मैं, तो फिर मैं अपने कैश बुक को ही एडजस्ट करूंगा। सिंपल टर्म्स के अंदर जो लैकिंग होगी उसकी एंट्री में मजीद उसके अंदर पार्क कर दूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा। और अगर कोई चीज गलत ओवर रिकॉर्ड हुई भी होगी तो मैं उसको क्रेडिट करवा दूंगा, वहां से रिमूव करवा दूंगा। तो यानी कि दो काम करने होंगे हमें यहाँ पे। हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रॉब्लम किस साइड पे है। अगर कैश बुक की प्रॉब्लम है तो सिंपली मेरा जो कैश बुक है उसका जो बैंक वाला कॉलम है वही एडजस्ट हो जाएगा। येट अगर बैंक स्टेटमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे उसके लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। अच्छा, क्यों बनानी पड़ेगी, मैं बैंक स्टेटमेंट को क्यों नहीं एडजस्ट कर रहा। रीजन ये है कि बैंक स्टेटमेंट बैंक का डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट मैं नहीं बनाता। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई ओन रिकॉर्ड, जस्ट फॉर द सेक कि मैं अपना रिकॉर्ड क्लियर कर लूं, मैं एक तीसरी स्टेटमेंट बना लेता हूं जहां पे मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसका नाम दे देता हूं। तो मैं क्या करता हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, मैं बैंक का बैलेंस उठाता हूँ, उसके अंदर अमेंडमेंट्स करता हूँ, एडजस्टमेंट्स करता हूँ जो भी लैकिंग होती है, एंड देन आई मेक श्योर कि वो जो बैलेंस बन रहा है आफ्टर द एडजस्टमेंट्स वो मेरे कैश बुक के बैलेंस के इक्वल हो। अभी हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे आगे बढ़ के। आई होप यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं।
थोड़ा सा डिस्कशन को मजीद आगे लेके चलते हैं और रीजंस डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर लैकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बैंक स्टेटमेंट में क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़े। इसी तरीके से हम देखेंगे कि हमारी कैश बुक के अंदर क्या क्या लैकिंग्स हो सकती हैं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो हमारी डिस्क्रिपेंसी आती है उसका एक ही रीजन है एंड दैट इज द टाइमिंग डिफरेंस। मेरे टाइमिंग्स का डिफरेंस होता है। टाइमिंग डिफरेंस का क्या मतलब अभी समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा कोई क्रेडिट सप्लायर था, मैं किसी को पैसे ओ करता था। अच्छा, अब जब मैं उसको पैसे ओ करता हूँ तो एट अ पॉइंट इन टाइम मैंने उसको वो पैसे रिटर्न करने हैं। तो मैंने अपने सप्लायर को एक चेक लिख के दिया और मैंने उसको वो चेक हैंड ओवर कर दिया। अच्छा, नाउ एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द चेक, यानी कि नॉट द पेमेंट ऑफ, व्हेन आई, इसको हम कह देते हैं व्हेन आई प्रोवाइडेड द चेक टू सप्लायर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको $3,000 का एक चेक पे किया। अच्छा, मैंने उसको $3,000 का एक चेक तो पे कर दिया। ये किस डेट पे हो रहा है, हम अज्यूम कर लेते हैं ये हो रहा है 1 जून 2025 पे। अच्छा, होता ये है कि जो मेरा सप्लायर है वो 1 जून को चेक तो मेरे से ले लेता है, लेकिन वो चेक अपनी जेब में रख के घर चला जाता है, बैंक नहीं जाता, बैंक में वो चेक नहीं प्रेजेंट करता। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी साइड से चेक पे कर दिया तो मैं अपनी कैश बुक के अंदर मैं अपने पास एंट्री रिकॉर्ड कर लेता हूँ। क्या एंट्री रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं सिंपल लिख देता हूँ कि यार मेरा सप्लायर डेबिट हो गया है और उसके अगेंस्ट मैं अपने बैंक को कर देता हूँ क्रेडिट बाय 3,000। अच्छा, कुछ दिन गुजरते हैं तो मैं ऐसी चेक करने के लिए लेट से 5 जून को अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालता हूँ और देखता हूँ कि क्या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और क्या कैश बुक का बैलेंस इक्वल है। तो मुझे एक डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाई होती है और पता चलता है कि $3,000 का डिफरेंस है। मजीद इन्वेस्टिगेट करता हूँ तो पता ये चलता है जो $3,000 का मैंने चेक अपने सप्लायर को पे किया था वो भाई साहब तो अपनी जेब में रख के भूल गए उसको, वो बैंक लेकर ही नहीं गए। क्योंकि वो बैंक नहीं लेके गए तो ये चेक क्या हुआ, दिस विल बी कॉल्ड एन अनप्रेजेंटेड चेक। ये एक अनप्रेजेंटेड चेक की सिचुएशन हो गई, एक ऐसा चेक जो मैं बना के दे तो चुका हूं, लेकिन क्योंकि अभी तक वो बैंक के पास गया ही नहीं, तो बैंक क्यों मेरे बैंक अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट कर लेगा। बैंक को तो नहीं पता कि मैंने कोई चेक बनाया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक डिस्क्रिपेंसी आ जाती है और उसको हम कहते हैं दैट इट इज एन अनप्रेजेंटेड चेक। आई होप अनप्रेजेंटेड चेक वाली बात क्लियर हो रही होगी। इसी तरीके से जिस तरह पेमेंट के अंदर डिस्क्रिपेंसी आई है, इसी तरह रिसीट के टाइम पे भी एक डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। वो क्या आ सकती है कि लेट से इसी तरह मेरा एक क्रेडिट कस्टमर था, उसने मुझे पेमेंट कर दी थ्रू चेक। उसने मुझे चेक दे दिया, भाई उसने मुझे चेक दिया लेट से $4,500 का, $4,500 का उसने मुझे एक चेक पे किया। अच्छा, चेक किस दिन पे किया, लेट से उसने मुझे चेक पे किया 3 जून को 2025। और अज्यूम कर लेते हैं वो हमारा फ्राइडे था उस दिन। अच्छा, अब फ्राइडे को हमें पता है कि बैंक जल्दी भी बंद हो जाते हैं और ओवर द वीकेंड बैंक खुला भी नहीं होता। तो लेट से हमने जल्दी जल्दी, उसने हमें 2 बजे चेक दिया और 3 बजे तक हमने जाके वो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब बैंक में जब मैंने वो चेक डिपॉजिट तो करवा दिया, लेकिन क्या वो चेक फौरन ही मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि ये पैसे आ गए हैं? ऐसा यूजुअली नहीं होता। चेक थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस होने में। यूजुअली 24 आवर्स लगते हैं और अगर वीकेंड है तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे पे जाके वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब होगा क्या, सिचुएशन ये बन जाएगी कि मैं अपनी कैश बुक के अंदर तो एंट्री रिकॉर्ड कर लूंगा कि यार बैंक डेबिट हो गया है $4,500 से, और जो मेरा कस्टमर है उसका अकाउंट मैंने कर लिया है क्रेडिट, क्योंकि अब उसकी लाइबिलिटी मेरे ऊपर नहीं रही। अच्छा, अब क्या होगा, अगेन $4,500 का एक डिफरेंस आ जाएगा। मैं अगर लेट से मंडे को सुबह सुबह मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट कर लूं और उसी तरह मैं अपनी कैश बुक निकाल लूं, तो अगेन देयर विल बी अ डिफरेंस।
क्या डिफरेंस होगा कि मेरी जो कैश बुक का बैलेंस है वो ज्यादा बैलेंस दिखा रहा होगा 4500 का, वाल जो मेरी बैंक स्टेटमेंट है वहां पे 4500 डॉलर से कमी नजर आ रही होगी मुझे। तो अगेन ये एक और रीजन है कि ड्यू टू एनी लैकिंग, ड्यू टू एनी इशू, मेरी बैंक स्टेटमेंट और मेरी कैश बुक के अंदर एक डिफरेंस आ गया। अच्छा, इसी डिफरेंस को हम केटर करते हैं थ्रू द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि इंशाल्लाह हम अपने कमिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर देख रहे होंगे। अच्छा, हमने साथ में ये भी बात की थी कि जहां बैंक स्टेटमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वहीं एट द सेम टाइम मेरी कैश बुक के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अपनी कैश बुक की प्रॉब्लम्स की भी कुछ पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। रीजंस फॉर लैकिंग इन कैश बुक। अच्छा, कैश बुक का सिर्फ बैंक वाला कॉलम, अभी हम कैश कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या लैकिंग हो सकती है? सबसे पहले एक सिचुएशन हमारे पास ऐसी बन सकती है जहाँ पे बैंक कभी कभार करता ये है कि क्योंकि वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो उसके चार्जेस लेता है हमसे, तो वो हमें बगैर बताए कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से। वो हमें नोटिफाई नहीं करता, सिंपल हमारे अकाउंट से ही पैसों को डेबिट कर लेता है अपने पास। अच्छा, तो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे बैंक ने हमसे चार्जेस डिडक्ट कर लिए हों और हमें पता ना चला हो, तो अगेन हमारी कैशबुक के अंदर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई हुई होगी, येट एट द सेम टाइम मेरे बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो जरूर रिफ्लेक्ट हो रही होगी। इस वजह से एक डिफरेंस आ जाएगा और मुझे अपने बैंक चार्जेस को इवेंचुअली अपनी कैशबुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जहां बैंक चार्जेस होते हैं वहीं बैंक कुछ सिचुएशंस में इंटरेस्ट भी मुझे बगैर बताए डिडक्ट कर लेता है, स्पेशली इन द सिचुएशंस जहां कभी मैंने बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट कर लिया हो। मेरे बैंक के अंदर $10,000 रखे हुए थे, मुझे पेमेंट 11,000 की करनी थी और वो हो गई। जब वो पेमेंट हुई तो आई वॉज लाइबल टू पे बैंक $1,000। तो जितना अरसा मैंने वो $1,000 पे नहीं किया बैंक को, बैंक ने मुझे उस अरसे का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। अब वो इंटरेस्ट बगैर बताए चार्ज कर लिया। अच्छा, तो जब वो चार्ज किया तो अगेन मैंने उसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया होगा, येट वो मेरी बैंक स्टेटमेंट में जरूर नजर आ रहा होगा। तो अगेन मैं इसको एडजस्ट करूंगा अपनी कैश बुक के अंदर, मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा एक और सिचुएशन हो सकती है जहां पे एक चेक हमारा डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर्ड चेक का क्या मतलब है? एक चेक जो कि बैंक के अंदर डिपॉजिट किया, लेकिन ड्यू टू एनी लैकिंग इन दैट चेक, वो चेक सही से बना हुआ नहीं था, या ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट, जिसने मुझे चेक दिया है उसके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, इस वजह से वो चेक वापस हो जाता है। हम उसको आम अल्फाज में कहते हैं चेक बाउंस हो गया। तो जब जब चेक बाउंस हो जाता है या चेक डिसऑनर हो जाता है, तो होता क्या है? हो ये रहा है कि मेरे बैंक अकाउंट के अंदर तो कोई पैसे डिपॉजिट हुए ही नहीं। एक कस्टमर ने मुझे यही $4,500 का चेक प्रोवाइड किया। जब प्रोवाइड किया तो अगेन मैंने अपने पास सीधा सीधा एंट्री रिकॉर्ड कर ली, बैंक डेबिट, कस्टमर क्रेडिट कर दिया मैंने $4,500 से। ये मैंने डेबिट कर दिया, ये मैंने क्रेडिट कर दिया। अच्छा, हुआ क्या? बैंक ने 2 दिन बाद बताया कि वो चेक हो गया है बाउंस। अब जो बाउंस हुआ हुआ चेक है, जो डिसऑनर्ड चेक है, उस सिचुएशन में क्या होगा? मुझे उसको रिवर्स करना होगा, इसी एंट्री को मुझे कस्टमर को वापस से डेबिट करना पड़ेगा और बैंक को वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा बाय $4,500 इन ऑर्डर टू करेक्ट द कैश बुक। अच्छा, तो इसको करेक्ट करने कभी कभी होता है हमसे ये करेक्ट ना हो, हम इसको मिस कर दें, उस सिचुएशन में अगेन हमें ये करेक्शन करनी पड़ेगी। इस वजह से मेरा एक वेरिएंस आ सकता है बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के अंदर और मेरी कैश बुक के बैलेंस के अंदर। इसके अलावा और क्या सिचुएशन हो सकती है? इसके अलावा हो सकता है डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम बैंक। ये इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि अगेन एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे आइदर बाय माय चॉइस मैं अलाउ करता हूं बैंक को कि यार फलाना जो कस्टमर है मेरा, या XYZ जो मेरा बिल है, आप उसको ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से पे कर दिया करो, पूछा नहीं करो। जब भी ड्यू डेट आए यू कैन पे दैट, मैंने बैंक को खुद ही अलाउ कर दिया। अब क्या होगा, जब वो डेट आ जाएगी बैंक मेरे अकाउंट से खुद ही वो पैसे डिडक्ट कर लेगा और पैसे ट्रांसफर कर देगा। अच्छा,
अगेन पॉसिबिलिटी ये है कि मेरा जो अकाउंटेंट है वो उस ट्रांजैक्शन को मिस कर दे। जब वो मिस करेगा तो अगेन एक वेरिएंस आ जाएगा दोबारा से मेरी बैंक स्टेटमेंट के अंदर और मेरी कैश बुक के अंदर। तो मुझे उस ट्रांजैक्शन को अपनी कैश बुक में भी दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसी का ऑपोजिट हो सकता है कि जहां डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम बैंक हो रही है, इसी तरह मेरे पास कोई डायरेक्ट रिसीट आ जाए, जिसको हम आजकल की जबान में बैंक ट्रांसफर बोला करते हैं। बैंक ट्रांसफर क्या होता है? आपको जिसको पैसे पे करने हैं, आप उसका अकाउंट नंबर लेते हो और सिंपल उसका अमाउंट ट्रांसफर कर देते हो। तो पॉसिबल है इसी तरह बिजनेस के बैंक अकाउंट में किसी कस्टमर ने हमें इस तरह पेमेंट कर दी हो, और जब वो पेमेंट आई हो तो मुझे मेरे बैंक सॉरी मेरा जो अकाउंटेंट है उसको पता ही ना हो कि ये जो पैसे हैं ये मेरे पास ट्रांसफर हो चुके हैं, ये मेरे पास डिपॉजिट हो चुके हैं। तो वो मेरी कैश बुक में हो सकता है रिफ्लेक्ट ही ना करें। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे तो अगेन दोबारा से एक वेरिएंस आ रहा है, और उस वेरिएंस को कैटर करने के लिए मुझे अपनी कैश बुक को अपडेट करना पड़ेगा। आई होप जितना अभी तक हमने डिस्कशन किया है ये तमाम चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मजीद ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी जब इंशाल्लाह हम इसकी एक एग्जाम्पल करेंगे, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे इन आवर अपकमिंग क्लास। थैंक यू।